तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एग्जाम सीरीज के एपिसोड 2 में। बुक 1 का चैप्टर 2। एक एक क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ जब मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं तो उसमें भी कई क्वेश्चंस के आंसर बन जाते हैं। क्योंकि हम कितने भी क्वेश्चन बना ले, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो अधूरी या अनछुई रह जाती है, तो वो एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह कवर हो जाती है। और इसके अलावा मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि नया सिलेबस या 2021-22 का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को स्टार्ट करा दूं या पढ़ाई को स्टार्ट करा दूं। तो इस एग्जाम सीरीज की इस वीडियो के बाद मैं जल्दी ही अब 2021-22 का न्यू सिलेबस और न्यू पढ़ाई को स्टार्ट करा दूंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बुक 1 चैप्टर 2, दो ध्रुवीयता का अंत या समाप्ति, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सबसे पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है या रॉन्ग स्टेटमेंट है? सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी या यूं कह लो साम्यवादी प्रभाव विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण था। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसमें हमारी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये वाली है, ग। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। आर्थिक या इकोनॉमिक लेवल पर जनता को कोई आज़ादी नहीं थी सोवियत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, विश्व अर्थव्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। तो इसका आंसर आएगा मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। थर्ड है, सोवियत संघ के विघटन के लिए किसके सुधारों को जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोर्बाचोव। गोर्बाचोव ने जो 2 सुधार किए थे, पुनर्गठन और खुलापन, उसकी वजह से लगभग यूं कहते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? मतलब वहां बेसिकली कौन सी पार्टी के हाथ में सारी शक्तियां थी? लेनिनवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उदारवादी पार्टी, मजदूर पार्टी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, कम्युनिस्ट पार्टी। साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी के हाथ में ही शासन की, और यहां तक यूं कह लो कि सारे आर्थिक राजनीतिक निर्णय जितने भी थे सब कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मार्क्स, गोर्बाचोव, लेनिन या एंजल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लेनिन। मैं यहां आपको एक बात क्लियर कर दूं, रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक फरवरी 1917 में, एक अक्टूबर 1917 में। फरवरी 1917 में जो पार्टी आई थी वो बोली जाती थी मेनशेविक, और जो अक्टूबर 1917 में क्रांति आई जिससे रूस में साम्यवादी शासन आया, वो बोल्शेविक क्रांति थी। और ये बोल्शेविक आप देख सकते हैं यहां पर है, और इस बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक या यूं कह लो कि अध्यक्ष थे लेनिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साम्यवादी या समाजवादी खेमे के देश को कहते हैं पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम सब जानते हैं इसका आंसर है दूसरी दुनिया। पहली दुनिया में पूंजीवादी और अत्याधुनिक विकसित देश आते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह। दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश, और तीसरी दुनिया में अल्प विकसित या विकासशील देश। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो इसका आंसर बहुत आसान है, 15 गणराज्य सोवियत संघ में शामिल थे। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? देखो अभी जो आपके सामने ऑप्शंस है उसमें 50 साल, 60 साल, 70 साल या 65 साल है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी 1917 से 1991 तक रही, लेकिन यहां अप्रोक्स लगभग दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा 70 साल। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? गोर्बाचोव, लेनिन, स्टालिन या खुश्चेव? तो इसका करेक्ट आंसर है मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। पुनर्रचना और खुलापन या पुनर्गठन और खुलापन की नीति किसने शुरू की थी? येल्सिन, गोर्बाचोव, खुश्चेव या पुतिन? तो इसका आंसर हमें पता है, बहुत आसान है,
मिखाइल गोर्बाचोव ने दोनों नीतियां शुरू की थी और ये दोनों नीतियां स्टार्ट या यूं कह लो शुरू होने के बाद ही धीरे धीरे सोवियत संघ पतन की ओर जाता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल को क्या कहा जाता है? जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी तो उसको उभारने के लिए विश्व बैंक ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल को क्या बोला जाता है? शॉक थेरेपी, आर्थिक सुधार, शॉक इकोनॉमी, शॉक पॉलिसी। तो इसका आंसर बहुत आसान है, शॉक थेरेपी। और इस शॉक थेरेपी ने सोवियत संघ की जो बची कुची कसर थी कि उसे टूटने में, उसको भी पूरा कर दिया और इसके बाद सोवियत संघ टूटता ही चला गया। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले सोवियत गणराज्य कौन बना? 15 गणराज्य थे, हम सबको पता है, लेकिन सबसे पहले किसने स्वतंत्रता की घोषणा करी? तो ऑप्शन चेचनिया, तजाकिस्तान, लिथुआनिया या लातविया। तो इसका आंसर आएगा लिथुआनिया। इसको बड़े ध्यान से याद रखना, 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। शॉक थेरेपी का अर्थ है सहायता पहुंचाना, सहायता देने से इनकार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना या नियंत्रण रखना। तो इसका अर्थ है या आंसर है ग, आघात पहुंचाकर उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत संघ में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार सर्वाधिक तत्कालिक सिद्ध हुआ, यह निम्नलिखित में से किस गणराज्य में नहीं था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको देखना। रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जिसमें राष्ट्रवादी भावनाओं या संप्रभुता की इच्छा का उभार नहीं था वो केवल मध्य एशिया के जो गणराज्य थे वो थे, तो इन सब में था। तो इसमें याद रखना, आंसर अगर मध्य एशिया वाला हो तो उसको चूज कर लेना। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहां हमें गलत कथन बताना है या वो कथन स्टेटमेंट बताना है जो सही नहीं है। ये पूंजीवादी तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद कर दिया गया था या तुरंत पश्चात किया गया। लोगों द्वारा इसे 1989 में तोड़ दिया गया। यह जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थी। तो ये इसका आंसर आता है, जर्मनी के दोनों भागों के एकीकरण का प्रतीक थी। ये गलत है क्योंकि इससे जर्मनी 2 भागों में विभाजित हो गया था। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर दूं, कई स्टूडेंट्स को लग सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद इसका निर्माण नहीं किया था। हाँ, ये बात सही है क्योंकि इसका निर्माण 1961 में हुआ था, लेकिन बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है उसकी नाकेबंदी सोवियत संघ ने 1948 में एक बार कर दी थी। तो इसलिए यहां पर इस स्टेटमेंट को भी हम, अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं होती जो घा वाली है, तो ये खा वाली गलत बोली जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? नए देशों का उदय होना, रूस का एक महाशक्ति के रूप में उभरना, विश्व राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आना या पूंजीवादी व्यवस्था की जीत होना। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा। ये इसका आंसर है, मतलब ऐसा नहीं हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक कमजोर देश या यूं कह लो कि एक कमजोर राष्ट्र के रूप में, आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर राष्ट्र बन चुका था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इराक पर अमेरिकी आक्रमण के संदर्भ में गलत है? इस आक्रमण में 40 से अधिक अन्य देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने इराक पर आक्रमण करने की अनुमति दी थी। इराक पर आक्रमण इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना था। इस युद्ध में अमेरिका के 3000 से अधिक सैनिक मारे गए। तो इसका करेक्ट आंसर है खा, यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण करने की अनुमति दी थी। यहां मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये वाला क्वेश्चन खाड़ी युद्ध दूसरा, द्वितीय खाड़ी युद्ध या सेकंड गल्फ वार के ऊपर आया हुआ है। तो बड़े ध्यान से याद रखना, क्योंकि खाड़ी युद्ध 2 हुए हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध में यूएनओ ने अनुमति दी थी इराक पर हमला करने की, और प्रथम खाड़ी युद्ध यूएनओ के झंडे तले ही लड़ा गया था। लेकिन द्वितीय खाड़ी युद्ध में यूएनओ ने परमिशन
नहीं दी थी या अनुमति नहीं दी थी। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब बढ़ते हैं हम आगे। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ दंड देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है कोई ऐसी विश्व सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो देशों के व्यवहार को अंकुश कर सके या रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी मुक्ति अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह अमेरिका की इच्छा या यूं कह लो कि महत्वाकांक्षियों का गठजोड़ जो अमेरिका ने बनाया था, उस गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक नरसंहार या सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई थी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है आपको पता लग गया कि ये सेकेंड गल्फ वॉर का कूट नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना ने तगड़ी चुनौती नहीं मिली। तो इसका करेक्ट आंसर हम सबको पता है कि इसका आंसर गा ही है, यूएनओ से अनुमति नहीं मिली थी। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था सोवियत संघ, ईरान, अफगानिस्तान से। अमेरिका द्वारा लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराकी हमले से, मिस्र, फिलिस्तीन, ईरान और इराक के झगड़े से। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराकी हमले से। अब आप बिल्कुल क्लियर अंतर देख सकते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध जो यूएनओ की अनुमति से हुआ, उसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक पर हमला किया था। लेकिन द्वितीय खाड़ी युद्ध या दूसरा खाड़ी युद्ध जो यूएनओ की परमिशन से नहीं हुआ या अनुमति से नहीं हुआ, उसमें 40 देशों से अधिक की सेना ने भाग लिया था। 100 जंगों की एक जंग की बात किसने कही थी? जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, सद्दाम हुसैन या उपरोक्त सभी? तो 100 जंगों की एक जंग की जो स्टेटमेंट थी या कथन था वो सद्दाम हुसैन ने दिया था। दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन ने बोला था कि यदि अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ये 100 जंगों की एक जंग होगी, अमेरिका की माँ बहनों को पछताना पड़ेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट दी थी, हालांकि 1 महीने से कम में ही इराक हार गया था। किस ऑपरेशन द्वारा अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया? तो इसका आंसर है ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। वीडियो गेम वॉर, कंप्यूटर युद्ध इसका आंसर नहीं है। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच क्यों हुआ था ये भी मैं आपको बता दूं। अलकायदा ने केनिया की राजधानी नैरोबी और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों को बम से उड़ा दिया था, जिसके बदले ये ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच किया गया था। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस नाम से इराक पर सैन्य हमला किया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, वीडियो गेम वॉर या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बहुत ध्यान से इन ऑपरेशंस को याद रखना, क्योंकि इसके नाम 4 हमारे सामने ऑपरेशन आते हैं और नामों में कंफ्यूजन ऐसे हो जाती है कि बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को ही या प्रथम खाड़ी युद्ध को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है, वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है और कंप्यूटर युद्ध भी बोला जाता है। परंतु द्वितीय या दूसरे खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ही बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे क्या कहते हैं? एक ध्रुवीय व्यवस्था, शॉक थेरेपी, महाशक्ति, तीसरी दुनिया? तो इसका करेक्ट आंसर है एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने इसे निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी? तो यूएनओ ने जिस ऑपरेशन की या यूं कह लो जिस युद्ध की अनुमति दी थी, हमें पता है, मैंने अभी बताया था कि प्रथम खाड़ी युद्ध में ही दी थी, लेकिन उसमें राष्ट्रपति बुश ने क्या बोला था, उनका स्टेटमेंट क्या था? तो उन्होंने बोला था यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जिसमें हम आक्रमणकारी देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पुरानी विश्व व्यवस्था इसका ऑप्शन नहीं है, नई यूरोपीय व्यवस्था भी नहीं है, नई विश्व व्यवस्था है। इसको बड़े ध्यान से आप याद रखना। अरब विद्रोह का क्या कारण था या अरब स्प्रिंग के क्या कारण थे?
राजनीतिक भ्रष्टाचार, तानाशाही, बुरी आर्थिक दशा या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी कारण थे ये अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह के। CIS का गठन कब हुआ? 8 दिसंबर 1991, 21 दिसंबर 1991, 15 मई 1992, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 दिसंबर 1991 को CIS का निर्माण हुआ। खालिस्तान को उचित उत्तर के द्वारा भरिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। सोवियत राजनीतिक प्रणाली हम सबको पता है साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। दूसरा है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वारसा पैक्ट था। डैश पार्टी का सोवियत संघ या सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, बर्लिन की दीवार का गिरना। सोवियत संघ डैश और राजनीतिक रूप से डैश हो चुका था, सैनिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो चुका था। सोवियत संघ बेसिकली जब बना 1917 की रूसी क्रांति के बाद, तो वो सैनिक राजनीतिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। डैश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया। रूस को डैश में सोवियत संघ की सीट मिली। तो रूस को जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया और रूस को ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिली या यूं कह लो वीटो पावर मिली। शॉक थेरेपी आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय डैश की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। इसे डैश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब शॉक थेरेपी अपनाई सोवियत संघ ने तो सब कुछ बाजार पे छोड़ दिया, तो बाजार की ताकतें कर रही थी और ये इसी कारण मटिया मेट हो गई। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास आ जाए इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल क्या थी, तो इसमें सोवियत संघ के सरकारी या सार्वजनिक उद्योगों को 90% सार्वजनिक या सरकारी उद्योगों को औने पौने दामों पर निजी हाथों को बेच दिया गया। रूस के 2 गणराज्य डैश और डैश में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो इसका करेक्ट आंसर है चेचनिया और दागिस्तान। ये क्वेश्चन कई बार आया है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना है। 1990 के अगस्त में इराक ने डैश पर हमला किया, कुवैत पर हमला किया। 1991 के बाद युगोस्लाविया कई प्रांत में टूट गया, इसमें शामिल देखो युगोस्लाविया एक ऐसा देश रहा पूर्वी यूरोप का जिसने सबसे ज्यादा मार झेली विभाजन की। इससे कई टुकड़े हुए, बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवानिया, क्रोएशिया, ये तो 4 है। इसके अलावा भी है मोंटेनीग्रो जो 2006 में अलग हुआ, कोसोवो संकट वहां अलग चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने ज्यादा टुकड़े युगोस्लाविया के हुए कि सबसे ज्यादा मार युगोस्लाविया ने ही झेली है। 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध डैश आदर्शों और डैश समाज की जरूरत से प्रेरित थी। साम्यवाद आदर्श और समता मूलक समाज, या एक ऐसा समाज जिसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता लाई जा सके। प्रथम खाड़ी युद्ध को पर्यवेक्षकों ने डैश की संज्ञा दी, कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर की संज्ञा दी। CIS की स्थापना रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन ने की थी। ये बड़े ध्यान से आप याद रखना इन तीनों देशों के नाम। बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का डैश माना जाता था, प्रतीक चिन्ह माना जाता था। यहां मैं एक बात जरूर क्लियर कर दूं, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा संकट को बोला जाता था, लेकिन शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह, क्योंकि कई स्टूडेंट इनमें मिक्स कर देते हैं, प्रतीक चिन्ह बर्लिन का दीवार थी। नीचे दिए गए प्रश्नों के आगे सत्य असत्य हमें बताना है, या यूं कह लो ट्रू फॉल्स बताना है हमें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में, या कह लो लगभग नियंत्रण में आ गए। सोवियत सेना ने उन्हें साम्यवादी ताकतों से आजाद कराया था। तो यह कथन सत्य है। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या तीसरी दुनिया कहा जाता है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात साफ हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका के बराबर हैं
और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत पीछे रह गया। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध से पता लगा कि अमेरिका प्रौद्योगिकी या तकनीकी तौर पर बहुत आगे निकल चुका है और अमेरिका के सामने कोई और देश नहीं टिक सकता। नेक्स्ट है, प्रथम खाड़ी युद्ध को रेडियो युद्ध की संज्ञा दी गई। हालांकि ऑप्शन गलत है, रेडियो युद्ध नहीं, कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर कहा गया था। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में मुनाफा कमाया। आप ये बात आराम से सोच सकते हैं कि इतना खर्चा हुआ युद्ध में, ये सब तो उड़ा था, लेकिन असल में अमेरिका को प्रथम खाड़ी युद्ध में बहुत फायदा हुआ था। अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की थी, उससे ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान, सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आरंभ में अफगानिस्तान एक राजतंत्र था, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। उचित मिलान कीजिए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इराकी फ्रीडम, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचोव, बोरिस येल्सिन। तो इसका आंसर है का फोर्थ। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध को बोला जाता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, का एक, इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। इच्छुक देश इसलिए क्योंकि अमेरिका ने महत्वाकांक्षियों का गठजोड़ बनाया था, क्योंकि यूएनओ ने अनुमति नहीं दी थी। निकिता क्रुश्चेव, का 5, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव या सजेशन इन्होंने दिया था। मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, का 3। बोरिस येल्सिन, का 2, रूस के पहले चुने हुए या निर्वाचित राष्ट्रपति। ये बोरिस येल्सिन वाला भी आप ऑप्शन बड़े ध्यान से याद रखना, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचोव, शॉक थेरेपी, रूस, बोरिस येल्सिन, प्रथम खाड़ी युद्ध। तो इसका आंसर है फर्स्ट का गा। मिखाइल गोर्बाचोव सुधारों की शुरुआत की थी इन्होंने। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल था। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। और प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार सजाएं। देखो, आपको इनको बताना है कि इनमें से पहले घटना कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई। तो मैं आपके सामने जो ऑप्शंस रख रहा हूं उसमें मैं उनका टाइम भी बता रहा हूं, घटना की कौन कौन से साल में हुई, ताकि आप सारी चीज़ों को ध्यान से याद रख सकें। तो सबसे पहले रूसी क्रांति 1917 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई। अफगान संकट, देखो शुरुआत 79 में हुई थी। हालांकि कई किताबों में लिखा गया है कि 86 में खत्म हो गया था, लेकिन इसको पूरी तरह सोवियत सेना को अफगानिस्तान से वापस आते आते 87 आ गया था। तो आप 86, 87 दोनों में से किसी का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सामने 86 आता है तो आप 86 लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बाई चांस, तो आपको मैं इसका भी रास्ता बताता हूं कि कब आए थे, तो आप 1986 या 1986-7 कर देना। तो इससे क्या होगा, 86, 87 दोनों ही सालों में, क्योंकि घोषणा होने के बाद वापस आते आते 87 आ गया था। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार का गिरना 1989। इराक का कुवैत पर आक्रमण करना या कब्जा करना 1990। और लास्ट आएगा सोवियत संघ का विघटन 1991। तो एक काल क्रम में ना अगर एक भी सीक्वेंस गलत हो जाए तो लगभग पूरा आंसर गलत होने के चांस हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे सामने अति लोकप्रिय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये भी 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य किस अर्थतंत्र में समाहित हुआ? पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित हुआ। बेसिकली साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी में परिवर्तन किया गया। दूसरी दुनिया किस विचारधारा पर आधारित थी? यहाँ दूसरी दुनिया समाजवादी भी कह सकते हो, साम्यवादी विचारधारा पर आधारित। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम, सोवियत संघ से अलग हुए देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यहाँ तक कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। रूसी मुद्रा रूबल में काफ़ी गिरावट आई। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? नवंबर 1989 में गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? कई बार साम्यवादी भी पूछा जाता है। तो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था में कृषि, भूमि, उद्योग धंधे और उत्पादन वितरण, इन सब पर सरकार का कड़ा नियंत्रण या राज्य का कड़ा नियंत्रण होता है। 2 ध्रुवीय विश्व का अंत कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ 2 ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम के अधिकार से क्या अभिप्राय है? लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सोवियत संघ में काम या नौकरी पाने का अधिकार दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की समाजवादी या साम्यवादी क्रांति कहाँ हुई? 1917 की समाजवादी क्रांति या साम्यवादी क्रांति रूस और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह मॉडल जब सोवियत संघ अपनी पतन के कगार पे था तो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनके द्वारा दिया गया। इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा तहस नहस हो गई या यूं कह लो कि बिल्कुल नष्ट हो गई। इस मॉडल में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलाव करना था सोवियत संघ को और सोवियत संघ के साम्यवादी गणराज्यों को। और सबसे बड़ी बात कि साम्यवाद से पूंजीवाद के इस परिवर्तन में सोवियत संघ और ये साम्यवादी गणराज्य एक कष्टदायी दौर से गुजरे। इसे ही शॉक थेरेपी बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे दो क्षेत्रों की एरियाज की पहचान या आइडेंटिफाई करना है जिसमें सोवियत संघ पश्चिमी देशों या पूंजीवादी देशों से पीछे था। तो सोवियत संघ दो क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पीछे था, एक विज्ञान साइंस के क्षेत्र में, एक सूचना और प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछड़ गया था। और इन क्षेत्रों में पिछड़ने के कारण ही जब ये बात ओपन हुई तो सोवियत संघ के जितने भी नागरिक थे उनमें बहुत असंतोष फैला, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर वहाँ की सरकार और प्रशासन ये बात फैला के रखते थे कि सोवियत संघ और उसके नागरिक पश्चिमी देशों से या पूंजीवादी देशों से बहुत आगे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि वो पीछे रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य एशिया में तजाकिस्तान में कितने वर्षों तक गृह युद्ध चला या तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो तजाकिस्तान 10 वर्षों तक 10 इयर्स तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ये यहाँ गलती से 1990 लिखा गया है, ये है 1991, इसे 1991 कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के साथ आती है वो ये आती है कि रूस के कौन से दो क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन चले। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, चेचनिया दागिस्तान। लेकिन सोवियत संघ से अलग हुए मध्य एशिया के कौन से गणराज्य 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, ये एक अलग क्वेश्चन है जिसका आंसर तजाकिस्तान है। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक, 1991 से 2001 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा छेड़े गए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में अमेरिका का निशाना कौन थे या कौन था? देखो, आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने जो युद्ध बोला था वो 9/11 की जो घटना थी, 9/11 का आतंकवादी घटना थी, उसके विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा था उसे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध बोला। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बोला। और अमेरिका के निशाने पर उसमें तालिबान और अफगानिस्तान में जो आतंकवादी थे या आतंकवादी संगठन थे वो अमेरिका के निशाने पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम खाड़ी युद्ध को किस ऑपरेशन या नाम से जाना जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर भी प्रथम खाड़ी युद्ध को ही बोला जाता है। एक ध्रुवीय विश्व का एक वाक्य में अर्थ बताओ। तो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या यूं कह लो राजनीति जिसमें ताकत शक्ति का एक ही केंद्र होता है उसे बोला जाता है एक ध्रुवीय व्यवस्था। सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बना और उसे ही एक ध्रुवीय व्यवस्था बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टॉर्म बम क्या है? बेसिकली प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा तकनीकी तौर पे एडवांस या आधुनिक बमों का प्रयोग किया गया। अमेरिका द्वारा प्रयोग किए गए इन बमों को विज्ञापनी तौर पर, एडवर्टाइज तौर पर अंदाज में स्टॉर्म बम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पूर्व के कोई दो संकट बताए। ईरान संकट 1946, थोड़ा ध्यान से याद रखना, दो संकट में एक ईरान संकट और एक खाड़ी युद्ध संकट जो 1990-91 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIS के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है सदस्य देशों में आर्थिक एकता लाना। दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण की नीतियों में समन्वय लाना। यहां आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कौन से देश से हुई या कौन से देश में हुई? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIS का पूर्ण रूप लिखिए। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
चेकोस्लोवाकिया किन दो गणराज्यों में बट गया? तो चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप का एकमात्र ऐसा साम्यवादी देश था जो शांति से, जितने भी पूर्व यूरोप के या यूं कह लो के ऐसे देश जो साम्यवाद से बाद में आज़ाद हुए, जब सोवियत संघ पद का पतन हुआ, तो जब वहाँ साम्यवाद समाप्त हुआ तो ज़्यादातर देशों में, पूर्वी यूरोप के देशों में भयानक हिंसा हुई। कोई भी देश नहीं था जो शांतिपूर्वक तरीके से अलग हुआ या टुकड़े हुए, परंतु चेकोस्लोवाकिया एकमात्र ऐसा पूर्वी यूरोप का देश था जो सोवियत संघ के पतन के बाद शांतिपूर्वक दो अलग अलग गणराज्यों में बट गया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया गणराज्य। तो जब ये शांतिपूर्ण वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको चेकोस्लोवाकिया का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रूबल। प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के कितने सैनिक और कितनी प्रतिशत सेना ने भाग लिया? तो इसका आंसर है 6,60,000 सैनिक अमेरिका के प्रथम खाड़ी युद्ध में शामिल थे और लगभग 75% सेना और यहां तक कि सैनिक सामग्री भी अमेरिका की ही थी, अकेले अमेरिका की ही इस्तेमाल हुई थी। बोनस क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध का कमांडर किस देश को बनाया गया? मतलब कि प्रथम खाड़ी युद्ध में सारी सैनिक गतिविधियों की जो कमांड थी वो किसको दी गई और उस देश के सैनिक जनरल का नाम क्या था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध का कमांडर अमेरिका को बनाया गया था और अमेरिका के सैनिक जनरल का नाम था नॉर्मन पूर्वाज काओ। तो यहाँ काओ पे एक चंद्र बिंदु की जगह ये ऊपर वाला डॉट नहीं आएगा, काओ बोला जाता है, तो नाम है नॉर्मन पूर्वाज काओ। तो ये अमेरिका के सैनिक जनरल थे उस वक्त। इसके अलावा देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स ऐड हुए हैं, अफगान संकट, अरब स्प्रिंग, CIS का भी टॉपिक बहुत बड़ा कर दिया गया है, तो अनसोल्ड क्वेश्चंस भी मुझे देने थे 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अनसोल्ड क्वेश्चंस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, उन्हें ज़रूर से सॉल्व करना। इसके अलावा CBSE 2020 का सेट 2 का जो क्वेश्चन पेपर था, पिछली वीडियो में मैंने सेट 1 का क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम दी थी, लेकिन इसमें मैं सेट 2 का क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दे रहा हूं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। और इस पूरे चैप्टर से संबंधित सारी डिटेल वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में भी वो लिंक डालकर पिन कर दूंगा, ताकि अगर आप जो सबसे टॉप पे कमेंट होगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियो जितनी भी मैंने बनाई है डिटेल में, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन बने, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो पाता कि सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर ले। तो उन डिटेल वीडियोस को जरूर देखना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पिन भी कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।